नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस से संबंधित जितने भी तमाम प्रश्न बन सकते हैं उसी के बारे में आज मैं पूरा चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है आपका एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस, यानी कि हिंदी में से कहेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न जो पूछे बन सकते हैं या फिर जो पूछे जाते हैं उसी से संबंधित मैं प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष रखा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। आप क्लास 6 एनसीईआरटी की जब किताब पढ़ेंगे सोशल साइंस का तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत जो है वो कहा जाता है किसे, लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, और लद्दाख का जो कैपिटल क्या है, तो लद्दाख का कैपिटल आपका क्या है, लेह। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, सेकंड प्रश्न क्या है कि लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है आपका, केसर सागा। केसर सागा जो है वह लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे कि पश्मीना रुई कहाँ मिलता है। तो पश्मीना जो रुई है वह लद्दाख में मिलता है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। पश्मीना जो रुई है वो मिलता लद्दाख में है, लेकिन इसकी जो बुनाई जो है, यानी कि जो पश्मीना जो साल आपने जो सुना होगा, उसकी जो साल की जो बुनाई होती है वो कश्मीर में होती है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मिलता कहाँ पे आपके पश्मीना रुई, या लद्दाख में मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर में, ये जो है पश्मीना, ये वाला जो हिस्सा है ये पश्मीना क्या है, शॉल है, जो कि बिकता है काफी ज्यादा कहाँ पे आपका, कश्मीर में, जो कि पश्मीना शाल काफी ज्यादा प्रचलित भी है, प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि केरल में सबसे पहले कौन आए थे। तो केरल में सबसे पहले अरब आए थे और यहूदी आए थे। और वही आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरबियन का, भारत का पहले सबसे पहले जो सफल जो आक्रमण जो हुआ था वो किसका हुआ था, तो वो भी अरबों का हुआ था। वो कब हुआ था, तो 712 एडी में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के समय में, जिस समय उसके पिता का नाम क्या था, यूसुफ बिन कासिम। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारत में ईसाई धर्म को लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, सेंट थॉमस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल करके हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्या है, अगला है कि अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में एकता का विचार सबसे पहले किसने रखा था, तो उसे रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि की किताब के लिए ही इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे ये भी एक चीज प्रश्न आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो लिटरेचर गुरु थे उनका नाम क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि पूरे विश्व में कुल कितने मुख्य धर्म है। तो पूरे विश्व में कुल 8 मुख्य धर्म है। अगला है, अगला है क्या है, और वो 8 जो मुख्य जो धर्म है वो कौन कौन से है। तो पहला क्रिश्चियन, दूसरा इस्लाम, नेक्स्ट हिंदुज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद तेइज्म, उसके बाद सिंतो, नेक्स्ट जुडाइज्म और लास्ट है आपका सिखिज्म। तो इस तरह से जो 8 जो है ये प्रमुख धर्म है हमारे पूरे विश्व में। अगला प्रश्न क्या है कि अस्पृश्यता से संबंधित, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इसको सबसे पहले भारतीय संविधान में रखने का जो कार्य किया था वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रखा था। और उन्होंने कहा था आर्टिकल 17 के तहत कि छुआछूत की जो भावना है, जो लोगों के मन में जो बैठ गई, जो समय बहुत ज़्यादा थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कुछ हद तक थी, और अभी भी हम कुछ भारत देश के कुछ इलाके में ऐसे देखते हैं कि छुआछूत की जो भावना है आज भी हमारे देश में प्रचलित है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है। इसी चीज़ को खत्म करने के लिए और इसी को आर्टिकल में उन्होंने रखा था भारतीय संविधान के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 के द्वारा। तो वही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्पृश्यता, जिसका अर्थ छुआछूत होता है, से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल है आपका 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 17 में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि दलित का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दलित का क्या अर्थ है। तो दलित का मतलब क्या होता है कि जो कुचला, दला,
दला या फिर मसला या रौंदा गया हो या दबाया गया हो। दबाया गया हो, रौंदा गया हो कहने का मतलब है कि समाज के द्वारा जो व्यक्ति को शोषण उनके द्वारा उनके ऊपर किया गया है, पूरी तरह से उनके ऊपर भेदभाव, छुआछूत, जाति धर्म को लेकर के भेदभाव जो किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया कि दबाया गया हो, अथवा जिसे पनपने या बढ़ने न दिया गया हो, यानी कि उनको आगे बढ़ने का किसी प्रकार कोई अवसर नहीं दिया गया हो, उस व्यक्ति विशेष को क्या कहा गया? दलित कहा गया। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अंतिम समय में अम्बेडकर साहब ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने अंतिम समय में क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर का सबसे प्रमुख कारण यह था कि इसमें किसी भी प्रकार का जात पात को लेकर के किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थी। अब वही हिंदुइज्म में देखा जाता है तो कास्ट को लेकर के, जात को लेकर के, ऊंच नीच, नीची जाति को लेकर के उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव पनप रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज से उब करके उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपना लिया अंतिम समय में। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहा जाता है भारत का संविधान, तो प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे उल्लेख क्या किया गया? प्रस्तावना क्या है? में लिखा क्या गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, चूंकि यहाँ पे वर्णन जो किया गया है 26 नवंबर 1949, इससे हमारा संविधान जो पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया, लेकिन इसको लागू करने का कार्य ठीक 2 महीने बाद किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। क्लियर है? को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि यह इसे अपनाया कब किया गया? अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे इंप्लीमेंट यानी कि लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को, ना कि 26 जनवरी को। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सरकार क्या है? तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है, अच्छे से समझिएगा, जो राष्ट्र तथा राज्यों में, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्यों में भी सरकार है, केंद्र में संचालन करने का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, वही राज्य में इसका संचालन करने का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। क्लियर है? तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्याय। जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इंग्लिश से मतलब 3 इसके स्तर है, 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका, ठीक है, कार्यपालिका और तथा आपका लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है, और राज्य की सरकार को जो पावर दिया गया है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, जिसका उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्या है प्रश्न? अगला है कि सरकार के कुल कितने स्तर होते हैं? तो कल सरकार के कुल जो स्तर होते हैं वो टोटल 3 स्तर होते हैं। पहला क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं? लोकल गवर्नमेंट में आपका ग्राम पंचायत आ जाता है, ग्राम पंचायत, और इसमें क्या आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो 2 स्तर जो है इस किससे संबंधित है? लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो स्थापना है भारत में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के समय में किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्लियर है? इसके 2 स्तर है, ग्राम पंचायत और दूसरा क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो सीएम होता है, लेकिन इसका जो कार्यभार जो है जवाबदेह किसके प्रति होता है? गवर्नर के प्रति होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वह
राष्ट्रपति तो होते ही हैं पूरे देश के, लेकिन इनको जो कार्य संचालन का जो कार्य करता है, इसका जो सेनापति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के ठीक बाद स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्या प्रश्न कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग करके क्या किया गया? ये वाला हिस्सा को लद्दाख बना दिया गया और ये वाला हिस्सा को जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। तो 2 बनने की वजह से पहले 9 था, फिर इसको क्या किया गया? 2 हिस्से में बांट दिया गया। तो बांट देने के बाद क्या गया? फिर वापस से जो दादर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली था, ये दोनों अलग अलग था, इन दोनों को क्या किया? आपस में मिलाकर के एक कर दिया गया। तो इस हिसाब से जो केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो गई है? 8 हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे दिल्ली 3, चंडीगढ़ आपका ये चंडीगढ़ हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया दमन एंड दीव 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और ये आपका पुदुचेरी हो गया आपका 8। इस तरह से जो केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है हमारे देश में वो टोटल 8 है, और वही राज्यों की संख्या के बारे में बात करें तो वो टोटल कितनी है आपकी? 28। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि सरकार के कितने प्रकार, यानी कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं? तो सरकार के टोटल 2 ही प्रकार होते हैं। एक होते हैं लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा होता है तानाशाही, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? तो हमारे देश में जो लोकतंत्र की सरकार है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, और इसकी जो पूरी जो पावर है, इसकी पूरी जो शक्ति है, वो लोगों के हित में, लोगों के हाथों में दी गई है, जो कि वोटिंग राइट्स के माध्यम से वो क्या करते हैं? जनता जो है किसी व्यक्ति विशेष को चुनते हैं आगे लोकसभा के लिए या फिर राज्यसभा के लिए या फिर किसी राज्य के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार है जिसे जनता द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में चुनाव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इसकी जो जिम्मेवारी होती है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथ में होती है। अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पत्रिका बात किया है। अगर यहीं पे अगर बुक के बारे में बात किया होता तो बुक का आंसर आपका हो जाता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पत्रिका बोला गया है। पत्रिका यानी कि जिसे हम इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं, का संपादन किसने किया है? तो इसे संपादन करने का कार्य किसने किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और वही अगर बुक लिखा होता तो यंग इंडिया नामक बुक किसने लिखा है, किताब किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाता लाला लाजपत राय। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है कि सफरेज आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सफरेज आंदोलन जो है वो महिलाओं के मतदान अधिकार से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि उस समय जो है हमारे देश में तो आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को, चाहे कृषकों को, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो, सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया आज़ादी के ठीक बाद से ही, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से ही। लेकिन भारत को छोड़ करके और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो मतलब आज़ादी से पहले भी वोटिंग होती थी भारत में, लेकिन उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और भी 2 राज्य, जैसे कि अमेरिका की बात करूं मैं, या फिर सऊदी अरब के बारे में मैं बात करूं, वहां पे भी महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। 1920 या फिर 1928 में उन्हें क्या, इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो वही यहाँ पे चर्चा किया गया है कि सफरेज आंदोलन क्या है, क्योंकि यह काफी संतोषजनक बातें भी हैं कि एक समाज को गढ़ने में केवल पुरुषों का हाथ नहीं बल्कि महिलाओं का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि पुरुषों का। तो आखिर में उन्हें अपनी बातों को रखने का, उन्हें अपनी बातों को कहने का, या फिर वो जो समाज में जो बदलाव लाना चाहती है, या फिर कोई स्त्री जो है वो ऐसा कुछ बात को रखना चाहती है जिससे कि समाज में बदलाव हो सकता है, राज्य में बदलाव हो सकता है, या फिर देश में बदलाव हो सकता है, तो उन्हें फिर वोटिंग देने का अधिकार क्यों नहीं है? तो इसी को लेकर के उस समय आंदोलन चला था, जिस आंदोलन जो है संबंधित किससे है? सफरेज आंदोलन से है, जिसका मतलब क्या होता है? महिलाओं के मतदान अधिकार से संबंधित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन से, जैसा कि मैंने बताया कि कौन से वर्ष में अमेरिका और इंग्लैंड ने महिलाओं को मतदान अधिकार किया? तो अमेरिका ने जो है 1920 में
क्या किया, महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार किया, जो उस समय चल रहा था सफरेज मूवमेंट के द्वारा। और इंग्लैंड ने यानी कि ब्रिटेन ने 1928 में क्या किया, महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार किया। यानी कि इससे पहले जो है वहां पे महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात है कि 1947 आजादी के बाद से ही देश की अगर जनता, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष अगर भारत का नागरिक है, चाहे वो कहीं से बिलोंग करता हो, किसी भी राज्य से रहता हो, चाहे वो बूढ़ा हो, व्यक्ति हो या फिर बच्चे हो, बच्चे तो नहीं, वहां पे वोटिंग राइट्स का अधिकार तय किया गया था कि 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चों को उन्हें ही वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो महिलाएं हो, सभी को वोटिंग देने का अधिकार देने का कार्य किया गया, चाहे वो अशिक्षित हो, शिक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिका में वोटिंग देने का अधिकार जो है वो 1920 में दिया गया, और वहीं महिलाओं को, और वहीं इंग्लैंड में 1928 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है कि जोहान्सबर्ग किस देश में स्थित है। तो जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और इसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए वहां गए थे, जहां पे उन्होंने पूरे 21 वर्ष क्या किया, वहां पे बिताया। और इनका जो सबसे पहला जो सफल सत्याग्रह है वो स्टार्ट होता है आपका जोहान्सबर्ग से, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ना कि भारत दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि वहां पे इनका जब सफल सत्याग्रह जब सफल हो गया था सत्याग्रह, तब इन्होंने क्या किया था, कहा था भारत में सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। और भारत में इनका पहला जो सफल सत्याग्रह है वह आपका चंपारण 1917 में, जो कि आपका नील के किसान, खेती करने वाले किसानों के ऊपर जो अत्याचार उस समय जो हो रहे थे, उसी को उन्होंने क्या किया था, उजागर करने का और उससे लड़ने का प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है कि जुलू क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुलू जो है अफ्रीका लोगों की एक भाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आया। तो लोकतांत्रिक देश के रूप में आया 1994 में, यानी कि आज से 31 साल पहले जो है ये लोकतांत्रिक देश के रूप में आया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा तो अफ्रीका है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये है आपका साउथ अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन से नदी को लेकर विवाद हमेशा रहती है। तो वह है आपकी कावेरी नदी। कर्नाटक क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यही है कावेरी नदी। क्लियर है, यही पूरी कावेरी नदी है, जो कि किसको, तमिलनाडु और हमेशा कर्नाटक के बीच में विवाद का कारण बना रहता है पानी को लेकर के, इसके विवाद को सुलझाने का जो कार्य है वह राज्य सरकार के अधीन नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन होती है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि कृष्णराज सागर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णराज सागर डैम जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो स्थित है आपका कर्नाटक में। कृष्ण बोला है तो क से कृष्ण हो गया, क से कर्नाटक हो गया, यह रहा आपका कर्नाटक राज्य। ठीक है, यह रहा आपका कर्नाटक, जिसका कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो राज्य था वह था आपका राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को इसमें लागू किया गया था, और राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम था नागौर डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लाने का जो कार्य किया था 3 टायर ऑफ पंचायती राज, बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसे सबसे पहले समक्ष इसके प्रस्ताव को रखा था कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा कि पंचायती राज की 3 व्यवस्था होनी चाहिए। 3 टायर ऑफ पंचायती राज, पहला क्या है आपका, तो पहला आपका ग्राम पंचायत होना चाहिए, दूसरा पंचायत समिति होना चाहिए, और तीसरा जिला परिषद होना चाहिए। तो वहीं पे प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज का अर्थ, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों के कार्य अथवा महत्व, सार्वजनिक कल्याण में गांव पंचायत का महत्व, आर्थिक जीवन में गांव पंचायतों का महत्व, पंचायती राज संस्थाओं का सामान्य कार्य संचालन एक मूल्यांकन करना है। यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसा कि ग्राम पंचायत, पंचायती व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर उन तमाम गांवों को निर्माण करना, उन तमाम गांवों की जरूरतों को पूरा करना, वहाँ के द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो पॉलिसी या फिर स्कीम जो लाई जाती है उसको गांव में लागू करवाना, और उन गांव में रह रहे उन तमाम लोगों को सारी चीजें व्यवस्थित करवाना जो कि गांव की एक जरूरत का हिस्सा बन सकती है, उसे ही पंचायती राज कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि ग्राम सभा का सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर चुनाव लड़ना है ग्राम पंचायत का तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 18 वर्ष। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ग्राम पंचायत का सदस्य तो आप बन सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में, लेकिन उसका अगर चुनाव लड़ना हो तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि ग्राम पंचायत के सचिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि इसका एग्जाम होता है, इसका किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता है, ये सरकार द्वारा एग्जाम होता है। एग्जाम में वो चयनित होते हैं, पास होने के बाद फिर वह ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा का वो सचिव के रूप में वह उसमें उस पद पर वह सुशोभित होते हैं। क्लियर है? अगला क्या है कि किस वर्ष पंचायती राज देश में शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। क्लियर है? अगला क्या है कि ग्राम पंचायत के आय के क्या क्या स्रोत है? तो आय के स्रोत है होम टैक्स, यानी कि जो घर का जो कर है वो दिया जाता है। दूसरा क्या? मार्केट टैक्स, यानी कि बाजार टैक्स। तीसरा क्या? आपका गवर्नमेंट फंड, यानी कि सरकार द्वारा अनुमोदित जो पैसा जो आवंटन किया जाता है उसको वहां पे लागू किया जाता है। और तीसरा क्या है? डोनेशन, यानी कि दान। ये 4 जो तथ्य हैं जो कि ग्राम पंचायत के आय के सोर्स हैं, जिसके आधार पर वह ग्राम पंचायत के विकास का कार्य जो है वह आगे करने का कार्य करती है। अगला क्या है कि बीडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो बी से हो गया आपका ब्लॉक, डी से हो गया डेवलपमेंट और ओ से हो गया आपका ऑफिसर, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्या है? अगला क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर में, जैसा कि सिंपल ही है कि ग्राम सभा का आप सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अगर वही ग्राम पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका अंतर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का जो क्षेत्र है एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? तो गठन, कार्य और इसका अधिकार हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कई बार भारतीय लोग बहुत ही भ्रम की स्थिति में रहते हैं। हम आपको बता दें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग होते हैं, साथ ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना कार्य वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ग्राम सभा है तभी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है तभी ग्राम सभा है। पंचायती राज की मूलभूत इकाई के रूप में ग्राम सभा को जाना जाता है तथा ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यह ग्राम स्तर पर कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। यदि आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम इस लेख में आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। तो ये जो हिस्सा है ये आपका एनसीईआरटी के क्लास 6 का सोशल साइंस का जब हम किताब पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से इसका मेंशन किया गया है। क्लियर है? अगला क्या लिखा हुआ है कि कार्य क्या है कि विकास कार्यक्रमों में सहायता करना, गांव में शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम को संचालित करना, विकास कार्यक्रमों की देखरेख करना, जांच पड़ताल के लिए ग्राम सभा को ही निगरानी समिति के गठन का अधिकार दिया जाता है, यानी कि ग्राम सभा के बारे में बात हो रहा है। दूसरा, पंचायत के सालाना लेखा जोखा के बारे में चर्चा करना, ये हो गया आपका ग्राम सभा का कार्य। ठीक है? ग्राम सभा का कार्य क्या है कि विकास कार्यक्रमों में सहायता करना है। दूसरा, गांव में शिक्षा परिवार कल्याण के लिए कार्य करना है। विकास कार्यक्रम की देखरेख करना है, उसकी जांच पड़ताल करना है। चौथा, पंचायत के सालाना लेखा जोखा का भी हिसाब किताब रखना है ताकि किसी हिसाब किताब में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हो। और ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहा गया है कि यह पंचायत की प्रथम स्तरीय संरचना है जिसका प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 343 में किया गया, यानी कि ख में किया गया है। सामान्यतः 1000 से लेकर 7000 आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्या है कि ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करना और वह कार्यों की प्रगति की देखरेख करने का कार्य है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक करवाना एवं समितियों द्वारा दी गई स्थितियों पर विचार विमर्श करना कि क्या चीज उस गांव में लागू होनी चाहिए। अगर पानी की कमी है तो पानी की कमी को सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर गांव में नाला अगर ठीक से नहीं बना है तो उसकी देखरेख करने के लिए या फिर उसके विकास के लिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ग्राम विकास के लिए योजनाएं बनाना और सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार निर्धारित समय में उन्हें क्षेत्र पंचायत को भेजना ताकि उसका पूरी तरह से विकास हो सके। अगला क्या है कि पंचायत द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों, पथ करों, शुल्क, फीस की राशि भुगतान विधि करना तथा जमा करने की तिथि निर्धारित करना तथा प्राप्त होने वाली धनराशियों का लेखा जोखा रखना। वही सेम बात यहाँ पे रिपीट लिखा गया है। नेक्स्ट क्या लिखा गया कि ग्राम सभा द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करके निर्णय लेना। अगला, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही चलाना, अंकित करना। नेक्स्ट क्या है कि ग्राम सभा की देखरेख में चलने वाली सरकारी योजनाओं और नियमों के अनुसार संचालन और निगरानी का कार्य करना ताकि किसी भी प्रकार का कोई धांधलीबाजी नहीं हो, कोई छेड़छाड़ नहीं हो किसी भी प्रकार का, ताकि समाज में मौजूद या फिर उस गांव में रह रहे जितने भी लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं अच्छे से मुहैया करवाई जा सके। क्लियर है? अगला क्या है?
अगला है कि ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के बारे में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, तो ग्रामीण विकास में सबसे पहले हम देखेंगे कि हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठन किया गया है। 6 समिति कौन कौन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो समिति है नियोजन एवं विकास समिति, गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। प्रशासनिक समिति यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के बारे में बात किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति यानी कि हेल्थ को लेकर के, ताकि समाज में कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी को हेल्थ की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या को, उसको निपटारा करने का कार्य कैसे किया जाए। निर्माण कार्य समिति, आखिर में उस गांव में या फिर ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में क्या क्या निर्माण कार्य होने चाहिए, जैसे कि एक भवन होनी चाहिए, एक अस्पताल होनी चाहिए, एक स्कूल होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों की व्यवस्था करना, शिक्षा समिति की व्यवस्था करना, ताकि एक स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो सके, ताकि उसका कार्यभार जो है ग्राम पंचायत के जो मुखिया है उसके बीच बीच में जाके उसकी देखरेख कर सके और जाकर उसका औचक निरीक्षण भी कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जल कर समिति, जिससे गांव में रह रहे लोगों को जल की किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्या है कि भारत में कुल कितनी गांव है, तो भारत में लगभग जो है 6 लाख गांव है। भारत में लगभग कितने लाख गांव है, 6 लाख गांव है। अगला, और इसमें 6 लाख गांव में सबसे अधिक जो गांव की जो संख्या वो बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और राजस्थान, ये 4 जो राज्य हैं इसमें गांव की संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, बिहार, आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तहसीलदार कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तहसीलदार जो है वो जमीनी समस्याओं का समाधान करना उसका कार्य होता है, वही तहसीलदार होते हैं जो जमीनी समस्याओं को आपस में निपटारा करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि पंचायत और नगर निगम। पंचायत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत का उल्लेख जो है शेड्यूल नंबर 11 में किया गया है और नगर निगम का जो उल्लेख है शेड्यूल नंबर 12 में किया गया है, अनुसूची। वेरी वेरी ध्यान में, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ कि पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है। तो पंचायत जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसको लाने का सबसे पहले कार्य किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता ने किया था, जिसका उल्लेख 73rd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है, जो कि 1992 में आया था, लेकिन 1992 में आया था, लेकिन इसको 1993 से क्या किया गया, लागू किया गया। और 74th अमेंडमेंट का संबंध आपका नगर निगम से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगर निगम जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या गया है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल का ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, आपका पंचायत का भी 5 साल का होता है और नगर निगम का भी 5 साल होता है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखने की आवश्यकता यह है कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव में इलेक्शन कमीशन का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ECI जो है, वह नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाती है। इसका जो दायित्व है वो राज्य सरकार को दिया गया है, नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि मिलान करो में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि पंचायती राज और नगर पालिका के बीच अंतर क्या है। तो पंचायत राज और नगर पालिका के बीच अंतर यह है कि पहली एक प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण स्तर पर अपने स्वयं के शासन में भाग लेते हैं, जबकि दूसरी एक शहरी व स्थानीय है। ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, ग्रामीण इलाका से संबंधित है, गांव से संबंधित है। वही अगर नगर पालिका संबंध किससे है, तो वह शहरी इलाकों से संबंधित है, जो कि शहरी स्थानीय सरकार है जो शहर के विकास के लिए प्रयास करती है। ये दोनों 3 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं और अपने शासन के क्षेत्र में आधार पर लगभग समान कार्य करते हैं, यानी कि जो कार्य ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद करती है, उसी काम को नगर निगम जो है अपने स्तर पे करने का कार्य करती है। क्लियर है। अगला क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कौन कौन सा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इम्प्लीकेशन ऑफ पंचायती राज यानी कि म्युनिसिपल पार्टीज एज द 3 टायर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन, और यहाँ बात किया गया स्टेट के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में पहला जो सबसे लोअर लेवल में आएगा तो वह है पहला स्तर आपका विलेज पंचायत जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक तालुक पंचायत जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरा जो है होता है जिला परिषद होता है, जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि एक DM होता है। क्लियर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे ग्राम सभा में। और वही हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो पहला निचला स्तर पे नगर पंचायत, फिर उसके ठीक ऊपर होता है म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरे स्तर पे होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो म्युनिसिपैलिटी का भी आपका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का भी आपका 3 स्तरीय है और ग्राम पंचायत का भी आपका कितना स्तर है, 3 स्तर है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है कि पार्षद किसे कहते हैं। पार्षद जिसे हम लोग इंग्लिश में काउंसिलर कहते हैं, कि जो हर एक, अब
जैसे कि मैंने बताया कि उसके सरकार के 3 अंग होते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से हर एक राज्य विशेष को, पूरे देश को संचालित करने का कार्य करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राज्य को संचालित करने का कार्य करती है, और वहीं जो लोकल गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, ये क्या करती है, ये लोकल गवर्नमेंट को क्या करती है, केंद्र में रख करके कार्य करती है। तो इसी वार्ड को, यानी कि जो आपका जो शहरी विकास जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर मैं बात करूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर ग्राम पंचायत को, कई वार्डों में बांट दिया जाता है, और इसी वार्ड का जो हेड जो है वो बनाया जाता है काउंसिलर को, जिसे हम लोग हिंदी में पार्षद कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पार्षद किसे कहते हैं, तो नगर निगम पार्षद भारत या वार्ड पार्षद शहर के नगर निगम के लिए नगर पालिका चुनावों के माध्यम से एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। संविधान 74वां संशोधन यानी कि 74th अमेंडमेंट अधिनियम, जिसका उल्लेख आपका 12 शेड्यूल में किया गया है, और वही 11 नंबर में बात किया गया है आपका किसका, ग्राम पंचायत के बारे में। तो वही बात किया गया कि 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर निगम पार्षदों के चुनाव का प्रावधान करता है, यानी कि शहरी विकास को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शहर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है, क्लियर है, जिसे हम पार्षद कहते हैं। वे मेयर के चयन और अपने वार्ड में कई बुनियादी ढांचे और अन्य विकास की गतिविधियों के लिए अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्थानीय राजनीतिक निकायों के माध्यम से भाग लेकर देश के विकास में एक सहायक होते हैं। वे सरकार और जनता के बीच की निकटतम कड़ी भी है, यानी कि जनता के बीच निकटतम कड़ी के बारे में कहने का मतलब यह है कि जो जनता को नगरीय क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वो पार्षद को जाकर के उस बात को वहां पे रखते हैं, और पार्षद जो है यानी कि जो काउंसिलर है उससे वो निपटार, उस समस्या का समाधान करने के लिए वह आगे बढ़ते हैं और उसे समस्या का वो निदान करते हैं। क्लियर है, तो यह है रहा आपका पार्षद का डेफिनेशन। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि नगर निगम शहर में कितना प्रतिशत कर वसूलता है, तो यह 25 से लेकर के 30% जो है नगर निगम जो है यह कर वसूलने का कार्य करता है। अगला क्या है, अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन के रोजगार के 2 उदाहरण दीजिए। तो गांव के लोगों के 2 उदाहरण क्या है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, और शहरी लोगों का क्या है, व्यवसाय है, शिक्षक है, डॉक्टर है इत्यादि। यानी कि प्रोफेशनल जो वर्क है वो शहरी विकास के अंतर्गत आ गया, गांव के अंतर्गत कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। तो इस तरह से रोजगार भारत में 2 तरह से बांटा गया है, एक ग्रामीण स्तर पर और एक आपका शहरी स्तर पर। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का जो सोशल साइंसेज जो संबंधित जितने भी प्रश्न थे, क्लास 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, उस तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा, जो कि आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हम लोगों ने चर्चा किया, सोशल साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी पूरा हिंदी में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपके समक्ष रखा है। उम्मीद करते हैं कि सोशल साइंस में पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस के बारे में था, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूरी अच्छी तरह से मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने रखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग टॉपिक के बारे में आपके समक्ष आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो प्रश्न हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप बुक पढ़ लीजिएगा ना एनसीईआरटी का, उसके बाद आप जब देखिएगा तो ये तमाम प्रश्न जो है, ये पूरे प्रश्न जो है वो पूरा एनसीईआरटी क्लासेस का पॉलिटिकल साइंस के बुक से दिया गया है। जाकि जो प्रश्न बन सकते हैं उसको यहीं पे समक्ष में रखा गया, ताकि आपका एक इजी रिवीजन आसानी से हो सके। बुक जो होगा वो 60, 70, 80 पेज का किताब है, लगभग 70-80 पेज का किताब है, तो उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन करने का कार्य नहीं करना होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।